Hello guys, I welcome you all on The Catalyst, and today we will discuss the second lecture of the series in which हम लोग कवर करने वाले थे 40 लेक्चर्स, मतलब कि टोटल 40 आवर्स में हम लोग कवर करेंगे पूरे लास्ट 1 ईयर के 2020-21 के करंट अफेयर को। और मैं आपको शुरुआत में ही एक माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि लास्ट जो लेक्चर था वो कम्प्लीटली इंग्लिश में बना दिया गया था। तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकेगा तो मैं एक और लेक्चर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में बना दूंगा। अभी मुझे ये पता चला कि भाई केवल हिंदी में मतलब बाइलिंगुअल बनाना था। वी हैव टू कवर बोथ द लैंग्वेज, सो डोंट वरी अबाउट इट। पहली बात तो ये हुई, राइट। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम लोग किस पर चर्चा कर रहे थे, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। बहुत दिनों बाद लेक्चर हो रहे हैं, लेकिन अब ये सीरीज आपको रेगुलर मिलने वाली है, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। इन सभी को हमने प्रॉमिस किया था करंट अफेयर रिलेटेड इश्यूज, सिलेबस, कॉन्सेप्ट भी साथ में मैं कवर करूंगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी, पॉलिसी, एक्ट्स, बिल, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इन सबके जो भी करंट अफेयर आते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करना था। और हमने एक और चीज इसमें अच्छी बात क्या करी थी कि हमने इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत कर ली थी फर्स्ट लेक्चर में, और नेबरहुड रिलेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज के खजाने में फिर क्या है, तो देखिए एक बार फिर से मैं टॉपिक पर आ जाता हूं, राइट। आज क्या है ऐसा, तो आज है हमारे साथ में दिस कंप्लीट करंट अफेयर की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन के इंडिया एंड वर्ल्ड, इसको हम लोग कंप्लीटली कवर करने वाले हैं आज, ठीक है। ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर सेकंड के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग। लीजिए टॉपिक पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं, यस, आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया एंड वर्ल्ड, और जो पहला आर्टिकल है वो क्या है, इंडिया यूएस डिफेंस डील। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपने पिछले दिनों में बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं भारत में होते हुए देखी होंगी। हम लोग बात करने वाले हैं बैका के बारे में, लेकिन बैका के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करना होगा। बैका के साथ साथ हम लोग बैका को भी साइन कर चुके हैं, राइट। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, बैका है ये, है ना। ये क्या है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा लिमोया, है ना, कॉमकासा, तो ये सभी हम लोग ऑलरेडी जो है साइन कर चुके हैं। और इसके अलावा एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, जब GSOMIA को भी हमने साइन कर लिया था। क्या नाम है भाई, एक मिनट, मार्कर में कुछ दिक्कत है। GSOMIA, और ये किसके कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के कार्यकाल में हमने किया। सो इन दैट टेन्योर, अब देखिए भारत ने इंडिया के साथ बहुत से ऐसे, कॉमकासा है, बैका है एंड लिमोया पे सिग्नेचर कर लिए। सो काफी हद तक क्या है, हम लोग अपने जो डिफेंस की जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हम लोग आज की तारीख में अमेरिका के साथ शेयर करते। तो रशिया के लिए एक प्रॉब्लम आ गई है। अब आप देखिए कि इंडिया ने 70 to 80% जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन कहां से लिए थे अब तक, रशिया से। आजकल इजराइल से बहुत ले रहे हैं। लेकिन हम लोग इस सब डील्स को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, इंडिया पैसिफिक रीजन में शांति के लिए, उसकी शांति बहाली के लिए, रीजन में, एशिया पैसिफिक में पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए यूएस एक इंडिया का बड़ा लार्ज डिफेंस पार्टनर हो सकता है। और यूएस को भी जरूरत है कि एक लार्ज पार्टनर की, जो कि चाइना की जो हेजिमनी है, चाइना का जो एक वर्चस्व है, उसको कम किया जा सके, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया कि लिमोया, कॉमकासा और GSOMIA, ये GSOMIA क्या है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट, है ना, GSOMIA, है ना, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, राइट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, राइट। तो ये आई थिंक आपको ये एक और पॉइंट बहुत पुराना है ना। अब हम लोग बात करते हैं बैका पर। तो बैका क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। इट इज लार्जली पर्टेन टू जियो स्पैटियल इंटेलिजेंस।
अब देखिए बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है ये क्या कर रहा है, हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, टारगेट्स हैं, है ना, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड भी है, इवन नेविगेशन, सेलफोन रिलाइज जियो स्पेशियल का मतलब होता है उस क्षेत्रीय भूभाग की पूरी इंफॉर्मेशन की जानकारी, वो हम लोग किसके साथ शेयर करेंगे, अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ शेयर करेंगे। साइनिंग द बेका विल अलाउ इंडिया टू यूज यूएस एडवांस्ड जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एंड एनहांस द एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम एंड वेपन लाइक मिसाइल्स एंड आर्म्स एंड ड्रोन्स। अब देखिए जब भी आर्म्ड ड्रोन्स को जाना है, राइट, अब आने वाले समय में भारत ड्रोन्स को भी परचेज करेगा अमेरिका से, है ना, राइट। तो ये जो ड्रोन है और मिसाइल्स हैं उन्हें सही टारगेट पर शूट डाउन करने के लिए किसी भी जो टेरर आउटफिट्स हैं या फिर किसी भी डिफेंस सेटअप को टारगेट करना है, तो उसके लिए हमें एक एक्यूरेट परफेक्ट जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब इंडिया के पास वो नहीं है तो इंडिया किसके साथ कॉम्बिनेशन बैठाएगा, तो ये अमेरिका के साथ बैठा रहा है। इससे पहले तो ये जो एग्रीमेंट होते हैं ना, ये 2+2 वार्ता के तहत। अब आप बोलेंगे 2+2 क्या है, तो देखिए जितने भी क्वाड कंट्रीज हैं वो आपस में 2+2 वार्ता करते हैं, राइट। तो इसमें देखिए कौन कौन से क्वाड कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, है ना। तो भारत के होम मिनिस्टर, है ना, इंडिया के होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इसी तरह से यूएसए के भी जो डिफेंस डिग्निटरीज हैं वो, और वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको यहाँ पर किसी प्रकार के एग्रीमेंट पर साइन अप करना स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये भारत ने यूएस के साथ कब साइन किया था, 2016 में। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जो भी इक्विपमेंट्स हथियार हम लोग यूज करते हैं। तो इट अलाउ मिलिट्री टू ईच कंट्री टू रिप्लेनिश फ्रॉम अदर्स बेसिस एक्सेस सप्लाई स्पेयर पार्ट्स। जैसे कभी भी भारत को रिक्वायरमेंट है, अमेरिका को रिक्वायरमेंट है कोई भी स्पेयर पार्ट, कोई भी इस प्रकार की फैसिलिटी, एयर बेसिस, पोर्ट, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी लैंड फैसिलिटी कल को किसी आपातकालीन परिस्थिति में भारत की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसे अमेरिका कैसे जान पाएगा कि भारत किस प्रकार के डिफेंस प्रोटोकॉल को इंडिया में फॉलो करता है। तो यहां पर क्या होगा, कंट्रीज टू रिप्लेनिश का मतलब फुलफिल करना अदर्स बेसिस एक्सेस सप्लाईज स्पेयर पार्ट सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्रीज लैंड फैसिलिटीज। दूसरे देश के लैंड से हम लोग इस प्रकार की सर्विसेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये होता है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स आपको पता है, सामान जो माल जितना भी होता है वो, है ना। अब बात आ रही है कॉमकासा। अब देखिए ये एग्रीमेंट सबसे ज्यादा क्रिटिकल एग्रीमेंट था भारत और अमेरिका के बीच में, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उन सभी में अपना एक कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार सिस्टम होता है। अमेरिका का सबसे एफिशिएंट है, हमें भी चाहिए था कि इस प्रकार का एफिशिएंट सिस्टम के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर लें। लेकिन इससे होता क्या है कि भारत का जो इंटरनल डेटा है वो अपने आप में पूरी तरह से अमेरिका के साथ शेयर्ड हो जाता है। तो यहां पर कल को यदि जियोपॉलिटिकल ग्राउंड चेंज हुआ, कल को मान लीजिए किसी भी कारण से यूएस से अगेंस्ट इंडिया हो जाए, ऐसा नहीं होगा, हाइपोथेटिकली आई एम टॉकिंग, तो उस केस में क्या है, ये बड़ा नेगेटिव प्रूव हो सकता है। तो यूएस क्या करता है, इंडिया के साथ में एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। अब देखिए ये जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो पूरी तरह से गुप्त कोडेड रूप में होते हैं, और इस इक्विपमेंट की मदद से क्या होगा कि हमारे जो रडार, कम्युनिकेशन, सिक्योर नेटवर्क्स होंगे वो पीस वार के केस में अमेरिका के नेटवर्क सिस्टम के साथ में कम्युनिकेशन में रहेंगे। और इससे क्या हो जाएगा कि कल को जब वार कॉम्बैट साथ में करनी हो, हाइपोथेटिकली मान लीजिए क्वाड कंट्रीज ने चाइना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, तो उस केस में क्या होगा, तो कॉमकासा होगा, तो हमारी डिवाइसेस, उनके डिवाइसेस, उनके एयरक्राफ्ट वो इन द लाइन एक साथ जो है अलाइंड हो सकेंगे, एक साथ काम कर सकेंगे। तो इस प्रकार से जो तीन हैं की रोल, GSOMIA, ये तो हमने पहले ही साइन कर लिया था। इसके बाद में लिमोया मीन्स वन पार्टनर ट्रस्ट टू अदर एनफ टू एक्सपोज इट्स वैल्यूएबल एसेट। मतलब इसका मतलब की रोल क्या है
कि दूसरा पार्टनर मतलब यूएसए इंडिया एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनके वैल्यूएबल एसेट्स है उनके ऊपर भी। कॉमकास्ट तो पूरी तरह से एनक्रिप्टेड सिग्नल से रिलेटेड है, रडार्स और टू मिलिट्री कनेक्ट वाया दिस कम्युनिकेशन चैनल, और ये एनक्रिप्टेड होता है, कोई और देश इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, है ना। It is not that easy. So BACA means it can share highly classified information in real time without fear of being compromised. तो highly classified information जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि डिजास्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी लैंड की जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, पोर्ट, एयरबेस इत्यादि को यूज करना आसान हो जाएगा। और ये सभी जो मीटिंग्स हैं ये 2+2 मीटिंग्स के तहत होती हैं, हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, और दोनों के यहाँ पर काउंटर पार्ट्स है ना, जैसे होम मिनिस्ट्री एंड डिफेंस मिनिस्ट्री और दूसरे देश के भी होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये इस तरह से क्या होता है, अपना एक मीटिंग करते हैं और फाइनली क्या होता है, कुछ इस प्रकार के सॉल्यूशन पर। और ये सब किसको करने के लिए भाई, टू स्टॉप, इट इज काइंड ऑफ डेटरेंस फॉर चाइना, ना, डेटरेंस करना, रोकना चाइना। सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकंड जो आर्टिकल है, जिस प्रकार से BRI है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसी प्रकार पिछले दिनों में ब्लू डॉट नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए कहा था यूएसए ने, लेकिन भारत इतना जल्दी थोड़ी ज्वाइन कर लेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। जब हमने चाइना को ही ये कर दिया कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इंडिया कैन क्रिएट इट्स ओन रोड, अपने खुद के रोड बना सकते हैं, तो वाई वी विल एम्बेड इन BRI, और चाइना की हेजीमनी इस पूरे रीजन में हो जाएगी अपने आप में। तो इन सब को रोकने के लिए भारत ने इसमें शामिल नहीं हुआ, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव बाय चाइना। अब ये बोल रहे हैं ब्लू डॉट नेटवर्क, भारत इसमें भी एकदम एग्री नहीं होगा। अभी ये तो पुराना आर्टिकल है ना, लास्ट ईयर का, हम लोग 2020-21 की बात कर रहे हैं। अभी जो G7 समिट हुआ, इसमें एक और नया पॉइंट क्या आया था, B3 बैक, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, है ना, B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, राइट। ये क्या है, ये अमेरिका ने G7 कंट्रीज, G7 जो समिट हुआ वहां पर रखा कि ये तो ब्लू डॉट नेटवर्क एक अलग है, इस बार इन्होंने एक नए नेटवर्क की बात की है, B3W की, और ये भी क्या है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को कंट्रोल करने के लिए ही कि सभी G7 देश आगे आए। तो ये जो एक ब्लू डॉट नेटवर्क है, ये यूएस लेड कोलैबोरेशन है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान उसी तरह से रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और जिस कंट्री को आवश्यकता है वहां पर ये लोग नेटवर्क बिछा देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि इनके जो ट्रेड, व्यापार वगैरह, उन सब में सहूलियत बहुत ही ईजी हो जाएगा उनकी। और ये किसके लिए है, इन रेस्पॉन्स टू BRI। तो यहां पर देखिए ब्लू डॉट नेटवर्क, ये सामने कब आया भाई, जो 35वां आसियान समिट था जो थाईलैंड में हुआ, और यहां पर ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा ये बोला गया कि जापान, जापानीज बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर एंड ट्रेड और DFC इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये मिलकर एक इस प्रकार का नेटवर्क बनाएंगे। देखिए चाइना ने तो काफी हद तक इसमें सफलता प्राप्त कर ली है, अब ये किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का रूप होगा, क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, भारत हाँ कर दे, पता चला ये बना ही नहीं, तो अपने आप में क्या होगा, चाइना इंडिया के रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो हमेशा इंडिया ने जो अपनी अप्रोच है वो बहुत बैलेंस बनाई हुई है। इसके पीछे एक कारण है, देखिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये तीनों देश बॉर्डर साझा नहीं करते चाइना के साथ। वी शेयर बॉर्डर अराउंड 3400 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं। तो अपने आप में किसी भी देश की पहली चीज ये होती है कि देयर सिटीजन्स सिक्योरिटी, उनके लोगों की सिक्योरिटी, इसीलिए भारत एकदम ओपनली इनको एग्री नहीं करता। ना ही भारत ने B3W जो अभी रिसेंटली आया है इसमें कोई एग्रीमेंट दिखलाया है ना, पॉजिटिव नहीं बोला है, बोला हम स्टडी करेंगे अभी, राइट। तो इट मीन टू बी मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव, और यहाँ पर ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड पे काम करेगा, और ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियली वाइबिलिटी रहेगी। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये रीजन के देशों को अपने साथ में लेना शुरू करेंगे। तो डज इट काउंटर चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव? बिल्कुल सही बात है, ये इसको काउंटरिंग करने के लिए ही बनाया गया है, ताकि जो एक प्रेजेंस है चाइना की, राइट, उसे रोका जा सके।
इंडो पैसिफिक रीजन इज द मोस्ट इकोनॉमिक डायनेमिक एंड पॉपुलस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आसियान देश को कनेक्ट करने के लिए ये सब इनिशिएटिव लिया जा रहा था। फर्दर यूएस सीज चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड स्ट्रेटेजीज आर रीएनफोर्सिंग इट्स जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन। अब देखिए, यूएस हमेशा से एक ताकतवर देश रहा। मैंने आपको कभी, आपने मेरा और भी लेक्चर्स देखे हो तो वहां भी बताया कि यूएसए और यूएसएसआर, देखिए यूएसएसआर जो है, जो भूतपूर्व रशिया था, भूतपूर्व जो रशिया का जो पुराना स्वरूप है, वो प्रीवियस जो फॉर्म था, वो यूएसए हमेशा स्ट्रांग रहा यूएसएसआर से, क्योंकि इसने अपनी इकोनॉमी पर भी ध्यान दिया। यूएसएसआर ने कभी अपनी इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चाइना अपनी इकोनॉमी को, जीडीपी को भी बढ़ाने में लगा हुआ और ओवरऑल जो है जियोपॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रेंथ पोस्ट कर रहा है। साथ ही साथ में साउथ चाइना सी की जो 9 डैश लाइन है, 9 डैश लाइन के बारे में आपने सुना है क्या? 9 डैश लाइन पर पूरे साउथ चाइना सी को अपना पार्ट बताता है। तो इस तरह से क्या है, तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव को ये रोकना चाहते हैं। तो 21वीं सेंचुरी का ये एक प्रकार का सिल्क रूट है। बहुत सारे कॉरिडोर बनके तैयार हो चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत से होकर गुजरता है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद देखिए न्यू यूरोशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कॉम्प्राइजेस 6 डेवलपमेंट कॉरिडोर, है ना। तो ये 6 जो डेवलपमेंट कॉरिडोर है, इसमें देखिए आप चाइना, मंगोलिया, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एंड वेस्टर्न चाइना। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरी तरह से इन सभी रोड्स को डेवलप कर दिया। इवन बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन इंडिया ने इसके अंदर मना कर दिया। तो यहां पर देखिए 21st सेंचुरी में ये पूरी तरह से बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है एक तरह से सिल्क रूट का काम कर रहा है। जैसे पहले ग्रीक सब सिविलाइजेशन के समय वहां से जिस प्रकार से जितने भी पोर्ट ट्रेडिंग हुआ करती थी, तो वो सिल्क रूट था। एक तो कौन सा, स्वेज कैनाल वाला रूट, इधर जो है ईरान इराक होते हुए जो पूरा रूट है, राइट, टर्की से होते हुए ईरान इराक होते हुए। तो ये सभी रोड्स को अब चाइना डेवलप कर रहा है ना। अगला आर्टिकल है इंडिया और RCEP, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो हुआ क्या था, आपको याद आ रहा होगा कि जो 10 एशियान कंट्री हैं, इनके साथ में 6 अदर कंट्रीज हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं, डिस्कशन करती हैं, जो रीजनल शक्तियां भी हैं कह लो इनको। तो इनमें है चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, है ना। तो चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर यहां पर है जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। ये 6 देश। इन्होंने सोचा क्यों ना एक पार्टनरशिप की जाए, और इस पार्टनरशिप में क्या हो, ट्रेडिंग की जाए और ये पूरी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि उनकी जो वस्तुएं भारत देश में आ रही है, भारत की जो वस्तुएं वहां जा रही हैं, तो उस पर किसी प्रकार का टैरिफ चार्ज नहीं लगेगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वर्तमान में, इस तरह से रीजनली इतने सारे देश इसमें जुड़े हुए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इंडिया हैड रिजेक्टेड, इंडिया हैड डिनाइड बिकॉज ऑफ कि भाई इंडिया के जो लोकल प्रोडक्ट हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे इनके मार्केट में, और भारत के अंदर जो भारत का घरेलू जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको भी कैप्चर कर लेंगे फॉरेन कंट्रीज के, लाइक जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ की जो मिल्क डेयरी वो भी कैप्चर कर लेंगे। तो हमारा जो लोकल उत्पाद है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के हमने इस एग्रीमेंट से बाहर हो गए। तो 15 कंट्रीज सॉलिडिफाइड, भारत को बार बार मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत की मना काफ़ी हद तक अधूरा भी है ये, लेकिन इंडिया ने इसे रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में मना कर दिया। ठीक है, इवन एज इंडिया ऑप्टेड टू स्टे आउट आफ्टर वॉकिंग आउट डिस्कशन लास्ट ईयर, न्यू ट्रेडिंग ब्लॉक हैज मेड इट क्लियर दैट द डोर विल रिमेन ओपन फॉर इंडिया ऑलवेज, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो समय समय पर निगोशिएशन अपने आप में देखिए, अब आप बोलेंगे RCEP का फायदा क्या, नुकसान तो यह है वर्तमान में, शॉर्ट टर्म में देखें आने वाले 5-10 साल में तो बहुत नुकसान है, क्योंकि लोकल मार्केट खत्म हो जाएगा। लेकिन RCEP के आने के बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मजबूरन इंटरनेशनल क्वालिटी पर बनाना होगा, तभी तो वो एग्जिस्ट कर पाएंगे, यस और नो। ठीक है,
तो इस प्रकार से बैकग्राउंड है RCEP का। 19 एशियान समिट जो हुआ था 2011 में, तब इसको कंसोलिडेट किया था, और चाइनीज गुड्स एंटरिंग द कंट्री, तो यहां पर क्या है, इंडिया पुल आउट द एग्रीमेंट लास्ट ईयर। ठीक है, तो मेनली मैंने आपको सारी बातें ये बता दी हैं, राइट। और देख लीजिए लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट ग्रुप है। तो ये पूरा जो है ना, इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और 6 देश जो मैंने आपको लिस्ट बताई। अब बात आ रही है इंडिया जापान टू डेवलप अ पोर्ट इन श्रीलंका। देखिए भारत का क्या हुआ था, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, कोलंबो जो पोर्ट है, इनका जो कैपिटल है, राजधानी, वो कोलंबो के लिए पहले तो श्रीलंका ने ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को अलाउ कर दिया था अडानी ग्रुप को, कि अडानी ग्रुप बनाएगा, बाद में इसे मना कर दिया। अब फाइनली क्या है, इंडिया और जापान मिलकर वेस्ट कंटेनर कॉरिडोर जो है कोलंबो का ही, कोलंबो पोर्ट का, उसे डेवलप करेंगे। ठीक है और हाई कमीशन ने इंडिया के अडानी पोर्ट, तो अडानी को इसके अंदर डेवलप कर रहे हैं। अडानी पोर्ट्स आपको पता है प्राइवेटली, भारत में बहुत सारे पोर्ट्स, अब गुजरात में भी पोर्ट है अडानी के, तो अपने आप में अडानी जो ग्रुप है वो, और आपको पता होगा भारत के सेकंड रिचेस्ट बिलियनियर हो गए हैं, एशिया के 14th हैं। तो अंडर दिस प्रोजेक्ट इंडिया एंड जापान विल डेवलप स्ट्रेटेजिक कोलंबो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, और ये कितने समय के लिए भाई, जॉइंट वेंचर इंडिया एंड जापान का होगा, वेस्टर्न कंटेनर कॉरिडोर। तो अंडर दिस प्रोजेक्ट क्या हुआ था, देखिए यहां पर ईस्टर्न कंटेनर को तो इन्होंने मना कर दिया, वेस्टर्न कंटेनर कॉरिडोर 35 ईयर्स के लिए। इन्वेस्टर कौन है, अडानी पोर्ट, विच हैज अर्लियर बीन नॉमिनेटेड फॉर ईस्टर्न कंटेनर पोर्ट। जापान इज येट टू नॉमिनेट, जापान हमने इंडिया ने तो अडानी को नॉमिनेट कर दिया, जापान को भी करना बाकी था उन दिनों में। ठीक है, तो स्टेक किसका है, 49% जो स्टेक हैं वो इंडिया और जापान के रहेंगे। द टू विल हैव 85% स्टेक इन, तो 49 लगभग जो है, इंडिया एंड जापान वर टू जॉइंटली ओन 49% ऑफ स्टेक इन दिस। द टू विल हैव 85% ऑफ स्टेक इन WCT। तो यहां पर देखिए ECT में तो 49, मतलब कम कर दिया, देख लीजिए श्रीलंकन सरकार के पास ज़्यादा पावर रहेगी, और वेस्टर्न के अंदर जो बात चल रही है वहाँ पर इन्होंने 85% इंडिया एंड जापान का रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ पोर्ट देख लीजिए। सबसे पहले कोलंबो पोर्ट यहाँ है, इसका ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला पार्ट जो है, तो द लार्जेस्ट पोर्ट इन श्रीलंका है ना। और इसके अलावा ये पोर्ट भी बहुत चर्चा में रहता है, त्रिनकोमाली, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है ये त्रिनकोमाली, है ना। और मेजर पोर्ट्स में से एक है, कोलंबो मेजर पोर्ट है। पॉइंट ऑफ गैले, यहां पर बहुत सारे जो है ना शिप्स रुका करते हैं श्रीलंका में। और फिर हम्बनतोता जिसको बना लिया है लगभग 199 ईयर्स की लीज पर चाइना ने परचेस कर लिया है जिसको, है ना, क्योंकि चाइना ने इसको बहुत बड़ा लोन दिया था, उसको चुका नहीं पाए। सम अदर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, तो यहाँ पर इकोनॉमिक कॉपरेशन है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। मैंने यहाँ पर एक बात बता दूं आपको, इंडिया इन टर्न श्रीलंकाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ग्लोबली, नो, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत लिखा हुआ है। इंडिया जो है, चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर करंटली, आज की तारीख में बता रहा हूं आपको। उसके बाद यूरोपियन यूनियन है और उसके बाद में इंडिया है। ठीक है, चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और द मेन फ्रेमवर्क फॉर द बाइलेटरल ट्रेड हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट वाज साइंड इन 1998 और केम इनटू फोर्स 2000। और भारत मदद भी करता रहता है समय समय पर। अभी रिसेंटली $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है उन्हें, श्रीलंका को, है ना। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा श्रीलंका के साथ। इंडिया इज इन्वेस्टिंग श्रीलंकाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंस। लगातार क्या है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन चाइना का सबसे बड़ा निवेश है और काफी हद तक जो है उपनिवेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है श्रीलंका में चाइना का। इंडिया ऑल्सो इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग त्रिनकोमाली पोर्ट, तो यहां पर कई सारी बिल्डिंग्स हमने बनाई है, इवन हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं श्रीलंका में, है ना। और टू काउंटर द हम्बनटोटा पोर्ट, हमने त्रिनकोमाली पोर्ट के अंदर बहुत सी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो रीजनल स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक के हम लोग पार्ट हैं,
इसके अलावा सार्क देशों के हम लोग पार्टिसिपेंट हैं, तो अपने आप में रीजनल ग्रुप में हम लोग पार्टिसिपेट करते ही हैं। साथ ही साथ में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है श्रीलंका के साथ, उसका नाम है मित्र शक्ति, है ना। और उसके अलावा नेवल एक्सरसाइज याद रखेंगे, स्लेनेक्स। और भारतीय गवर्नमेंट ने ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ई टूरिस्ट वीजा भी श्रीलंकन को 2015 से पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए, है ना, उसे बढ़ाने के लिए इन्होंने भारत और श्रीलंका ने स्टार्ट किया था। मिशन सागर एक अभियान था जिसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 5 देश हैं इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, उन्हें हम लोग मदद कर रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। और उस समय शिप किसका प्रयोग किया, इंडियन नेवल शिप केसरी का प्रयोग किया। तो ये मिशन सागर है, ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर, ताकि एक सॉफ्ट पावर भी स्ट्रांग हो सके हमारे इंडिया की। और दूसरा ये कि जो है इन देशों को एक मदद मिलेगी तो इंडिया से रिलेशन अच्छा हो पाएगा हमेशा, है ना। तो मालदीव है, सेशल्स है, मॉरिशियस है, कॉमरोज आइलैंड है, सेशल्स, है ना, और मेडागास्कर, राइट। मेडागास्कर का लिंक तो हमारे मानसून से भी रिलेटेड है। क्या आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है? प्लीज टेल मी यदि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। मानसून से रिलेट करता है ये। मालदीव्स के ही अभी प्रेसिडेंट बने हैं करंट में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। मॉरिशियस देश तो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है, वन ऑफ द हाईएस्ट एफडीआई यहाँ से आता है राउंड ट्रिपिंग रूट के कारण, क्योंकि यहाँ का जो ब्लैक मनी है वो मॉरिशियस में जाता है और मॉरिशियस से एफडीआई के रूप में भारत में निवेश होता है। तो ये सभी देश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि भारत चाहता है कि यहाँ पर हम लोग अपने क्या बना लें, हम यहाँ पर अपने पोर्ट बना लें, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना की पॉलिसी है उसको कंटेन करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो सागर अनवील हुआ था 2015 में, अनवील स्ट्रेटेजिक विजन इन इंडियन ओशन, ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। तो यहाँ पर क्या है, सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यहाँ पर हम लोग पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे हैं उनको भी कंटेन करने में काम करते हैं। तो यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम कॉमन्स जो एक जैसा हमारा कॉमनलिटीज़ है, कॉपरेशन करना, है ना। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जो ये रिम कंट्रीज़ हैं इंडियन, ये भारत देश और ये कंट्रीज़, उनके बीच में मिशन ये है कि भाई क्लाइमेट, सी के क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, देश एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, रेस्पेक्ट करें मैरीटाइम रूल्स की, है ना। पाकिस्तान को जो है कई बार देखा है कि मैरीटाइम रूल्स का भी उल्लंघन करते हैं। तो सेंसिटिविटी एंड ईच अदर्स इंटरेस्ट, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ मैरीटाइम इशू, इंक्रीज इन मैरीटाइम कॉपरेशन। और ऐसा सब कुछ होगा तो आपस में एक बहुत अच्छा म्यूचुअल बॉन्डिंग इन रिम जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में एक अच्छी कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। अगला आर्टिकल है इंडिया टाइज विद सेंट्रल एशिया। भारत अब सेंट्रल एशिया से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और वर्तमान में जैसे आसियान कंट्रीज को जिस तरह से टाइगर इकोनॉमी कहा जाता था, है ना, बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, है ना, उसी तरह से यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज बहुत तेजी से उभर रही हैं, अब ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इंडिया के रिलेशंस भी बहुत पुराने समय से अच्छे हैं, एक्सेप्ट ब्रिटिश काल को छोड़कर। इन द ब्रिटिश इरा, जब अफगान इंडो अफगान वॉर 1 and 2 हुआ, इन दैट इरा देयर वाज नॉट गुड रिलेशन, क्योंकि उस समय पर ये सभी जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, है ना, किर्गिस्तान, तो ये सभी जो 5 देश हैं ये सभी इंडिया से अच्छे रिलेशन में नहीं थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के कारण। लेकिन बाद में भारत के रिलेशन अच्छे हो गए, है ना, क्यों, क्योंकि बफर जोन के तौर पे अफगानिस्तान काम करता है। रशियोफोबिया आपने जरूर सुना होगा, रशियन का डर था हमेशा से इंग्लिश को, इसीलिए वो चाहते थे कि अफगानिस्तान एक बफर जोन की तरह से काम करे। तो सेंट्रल एशियन रीजन कैन लीड म्यूचुअली बेनिफिट्स इन बोथ इन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टर्म। और इसीलिए 20वीं सेंचुरी में ड्यू टू एंग्लो रशियन राइवलरी, है ना, राइवलरी का मतलब क्या है, दोनों का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट था, राइवल्स थे,
ग्रेट गेम चला करता था। द ग्रेट गेम उस समय पर बोल्शायलग्रा के नाम से वहां पर रशियन लैंग्वेज में जाना जाता था। इन 1830 वॉज एन इंटेंस राइवलरी बिटवीन ब्रिटिश एंड रशियंस, लेकिन अब रिलेशंस अच्छे हो गए। तो यहां पर जो 5 पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं 1990s में जो है एंड ऑफ दिस वहां पर डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, 15 अलग अलग देशों में टूटकर बट गया ये, और तब यहां पर 5 देश, कजाकिस्तान विच इज लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है ना, नूर सुल्तान कैपिटल है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये 5 देश से भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, भारत के पोर्ट्स भी हैं यहाँ पे, एयरपोर्ट्स वगैरह, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पोर्ट्स भी हैं वहाँ पर, है ना, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी के तौर पर भी क्या है, यहाँ पर अबंडेंस मात्रा में गैस मिलती है, तो भारत के लिए ये भी अच्छा है। आपने तापी का नाम जरूर सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो आज तक सफल नहीं हो पाया, तुर्कमेनिस्तान गैस पाइपलाइन, है ना। ग्लोबल पावर हब, स्ट्रेटेजिक एंड सेंट्रल एशिया इमर्जिंग एज नेक्स्ट हाई स्टेक कॉम्पिटिटिव ग्राउंड फॉर ग्लोबल पावर। और यहाँ पर जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सभी देशों को, जैसे नाटो, जिस प्रकार से नाटो है उसी प्रकार से ये काम कर रहा है नाटो के अगेंस्ट में, संघाई SCO, मतलब ऐसा माना जा रहा है, अभी तक इसने स्टार्ट नहीं किया है कि अगेंस्ट नाटो, क्योंकि यहाँ पर इंडिया है जो कभी भी नाटो का विरोध नहीं करेगा। बाकी सब देशों का तो इतना बैलेंस्ड है अप्रोच कि भाई रशिया इज रेडी टू अगेंस्ट नाटो, चाइना इज रेडी, बट बाकी ये कंट्रीज बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलती हैं। तो ग्लोबल पावर हब है अपने आप में, है ना, इमर्जिंग नेक्स्ट हाई स्टेक कॉम्पिटिशन ग्राउंड स्टार्ट होने वाला है यहाँ, एंड सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन हब। यदि हमें रशिया जाना है तो यही रूट फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए भारत से हम लोग चाबहार पोर्ट ईरान गए, ईरान से हम लोग पहुंच गए मिडिल जो सेंट्रल एशिया है, और वहां से हम लोग रशिया मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, देखिए आपको 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर देखने होंगे कि तुर्कमेनिस्तान में गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तापी गैस पाइपलाइन की बात की थी। कजाकिस्तान में ऑयल गैस और यूरेनियम, भारत यूरेनियम यहाँ से लेता है अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी से भारत की कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 2%। यूरेनियम उज्बेकिस्तान में है, हाइड्रो पावर इन तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो ये सभी रीजन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सागर को शेयर करता है ना कजाकिस्तान। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत, इंडिया और पाकिस्तान तो अभी शामिल हुए। ये ग्रुप उससे पहले कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें कौन सा देश नहीं दिख रहा आपको? तुर्कमेनिस्तान नहीं दिख रहा है। तुर्कमेनिस्तान जो तापी वाला है, याद रखना ये बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि तुर्कमेनिस्तान कौन सा देश निम्न में से SCO का पार्ट हिस्सा नहीं है, तो तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तापी तुर्कमेनिस्तान याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहां पर अब इसके 8 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी जुड़ गए, लेकिन तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एशिया के CICA मीटिंग के तहत यहाँ पर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, इंडिया का प्रेजेंस अच्छा करना, ताकि पीस, सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी फॉर द एशियन रीजन, इसके लिए बहुत अच्छे से काम कर सके। तो CICA के मेंबर्स कंट्रीज हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया हैं, उसमें अफगानिस्तान, अजरबैजान, है ना, बाकू जिसकी राजधानी बहरीन, एंड चाइना, इंडिया, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इजिप्ट, मंगोलिया, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, ये सभी वो देश हैं जो एशियन कंट्रीज हैं, है ना। चलिए अगला आर्टिकल है कि भाई अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन कर लिया है कि वो डिफेंस पैक्ट के तहत एक दूसरे के बेसेस यूज कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है ये, है ना, क्योंकि कल को यदि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एक बैलेंस्ड पार्टनरशिप इस रीजन में, है ना, प्ले कर सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट चाइना,
तो क्वाड ग्रुपिंग है, तो उससे भी मतलब यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रहा है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा जियो पावर ऑस्ट्रेलिया भी है अपने आप में। साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया के अन्य कंट्रीज से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, है ना, यूएसए और यूरोपियन यूनियन से। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक ओवरऑल रिलेशन इंडिया के अच्छा होना स्टार्ट हो जाते हैं सभी से। तो यहाँ पर देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में लैंडमार्क एग्रीमेंट माना गया है। ये दोनों ने रेसिप्रोकल एक्सेस टू मिलिट्री बेसिस, वैसे भारत जो है हर किसी को ये मिलिट्री बेसिस के लिए अलाउ नहीं करता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर कभी भी अमेरिका जाएगा उसके बेसिस को यूज कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। भारत में इस प्रकार का नहीं कर सकता। वी आर द कंप्लीट सोवरेन कंट्री। तो यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फोर्स्ड अ मेजर डिफेंस अलायंस, और इसे किस नाम से जाना गया, मालसा, मलसा के नाम से। मलसा क्या है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट। The countries upgrade their relation to a comprehensive strategic partnership, और यहाँ पर ये डिफेंस में एक दूसरे के साथ में साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। अब देखिए एक नया जो वार थिएटर स्टार्ट हो गया है, और वो है साइबर वार। चाइना जैसे ही भारत के अंदर अटैक कर रहा था, उन्हीं दिनों में वो साथ ही साथ में साइबर अटैक भी कर रहा था। तो अ फ्रेमवर्क अरेंजमेंट ऑन साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, है ना, यहाँ पर कई सारे सिग्नेचर हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जिसमें से एक है रेसिप्रोकल यूज ऑफ द पोर्ट्स, है ना, दोनों एक दूसरे का यूज करेंगे। वोकेशनल एजुकेशन पर भी साइन हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए, साइबर थ्रेट के लिए, है ना। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉपरेशन इन माइनिंग प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक जो मिनरल हैं, जो सबसे खास बात है कि जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट हैं उनको प्रोसेसिंग करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी। द टू कंट्री ऑल्सो रिलीज डिक्लेरेशन ऑफ शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में भी दोनों के शेयर्ड विजन, मतलब कि दोनों का एक ही उद्देश्य है कि पीसफुल एनवायरमेंट रहे। तो ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट विल अलाउ द मिलिट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज टू यूज ईच अदर्स बेस फॉर रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट। जैसा कि वहाँ पर जो है हम लोग लिमोया की बात कर रहे थे, लिमोआ, है ना, उसी तरह से रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज बिसाइड फैसिलिटेटिंग स्केलिंग अप ओवरऑल डिफेंस कॉपरेशन। तो इस तरह से ये जो पूरा पार्टनरशिप है एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप कही जाएगी। लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। ऑसी इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, 2015 से स्टार्ट हुई। इसके बाद आपको एक और चीज पता होगी, मालाबार को 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया था। मालाबार एक्सरसाइज एक बार फिर से उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया, और मालाबार में इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। द टू आर्मीज हैड आल्सो लॉन्च्ड एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। तो यहां पर देखिए आर्मीज के बीच में ऑस्ट्रा हिंद है, ऑसी इंडेक्स ये नेवल एक्सरसाइज है। और इस प्रकार से इन द व्हाइट पेपर ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ 2017 ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज अ प्री एमिनेंट मैरीटाइम पावर अमंग इंडियन ओशियन कंट्रीज एंड फ्रंट रैंक पार्टनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया ने स्वीकारा है। ये बात आप जो है, यदि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के लिए कोई बात आए तो आप जरूर बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया हैज रिकॉग्नाइज्ड एज फ्रंट रैंक पार्टनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड प्री एमिनेंट मैरीटाइम पावर अमंग इंडियन ओशियन कंट्रीज, है ना। क्यों, तो इसने एक उन्नत दर्जा भारत को दिया है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल डिस्कस क्वाड। ये क्वाड में कौन कौन से ग्रुप हैं भाई, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। इनके म्यूचुअल बेनिफिट्स क्या हैं, एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना की जो हेजीमनी है उसको खत्म करना, या उसे कम करना, या उसे बैलेंस करना, कुछ भी कह लीजिए। अब इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि हमारी एक लंबी बॉर्डर लाइन किसके साथ है, चाइना के साथ, है ना। इतना एग्रेशन भारत नहीं दिखाता है, इसमें बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। तो ये सभी देश आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, ये 4 देश सिक्योरिटी डायलॉग करते हैं, 2+2 मीटिंग करते हैं और नए नए समझौते करते रहते हैं, ताकि क्या हो सके, कल को डिफेंस पार्टनरशिप करते समय एक दूसरे को
कोऑर्डिनेट किया जा सके, जहाँ पर जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं सेमी रेगुलर, इस तरह से, है ना। तो ये सभी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये क्वाड ग्रुप के हैं। और क्वाड देखिए, क्वाड अभी तक एक फॉर्मल ग्रुप के रूप में नहीं आया। ये लोग अपनी मीटिंग जरूर करते हैं क्वाड के रूप में, जस्ट टू शो चाइना देयर पावर, लेकिन ऐसा मतलब एकदम ओपनली अभी साथ में ये नहीं आ रहा है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा क्या है कि क्वाड जो है ना पूरी तरह से अमेरिकन पॉलिसी को बैक करने के लिए, क्योंकि देखिए क्या है, क्वाड आपने G7 देश में भी देख लीजिए या फिर यहां भी देख लीजिए, कैसे भी करके वो चाइना को कंटेन करना चाह रहा है यूएसए, क्योंकि अमेरिका डोंट वांट टू सी एट नंबर 1 एंड दैट कैन बी चाइना, है ना। नियर फ्यूचर कोई देश है हो सकता है तो वो चाइना ही हो सकता है। तो यहां पर देखिए इसके अलावा एक शेयर चीज क्या है, एक तो यूएसए बैक्ड है ये, दूसरा क्या है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो मैरीटाइम कंसर्न है चाइना से, वो एक बड़ा इश्यू है। इंडिया का जो लैंड डिस्प्यूट है वो एक कंसर्न है। तो इस तरह से क्या है, जियोपॉलिटिकल रीजन जो है ना, ये इस पूरे एशिया पैसिफिक में ये लोग साथ में मिलकर आए, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड को आपको समझना होगा, है ना। और पूरी तरह से क्या है कि भाई ये एंटी चाइना रेटोरिक, मतलब एंटी चाइना पर काम करने वाले ग्रुप में से एक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट समझ में आ गए होंगे, है ना, किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और बात करें हम लोग, तो द फ्रेमवर्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2007 क्वाड बट इट टुक अ न्यू लेवल इन 2019। फ्रेमवर्क का मतलब पहली बार इस ग्रुप के बारे में सोचा गया था, है ना। और इसको 2007 में किसने बोला था, शिंजो आबे। शिंजो आबे जो हैं, है ना, जो अभी उन्होंने अपना, क्योंकि उनकी कुछ तबीयत खराब थी, जापान के जो पीएम थे, तो उन्होंने इसको क्रिएट करने की बात पहली बार की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2019 में प्रॉपर रूप से सामने आया। आसियान देशों में भी मीटिंग ये अलग से करते हैं, G7 में भी अलग से मीटिंग, हम लोग अलग से वर्चुअल मीटिंग समिट करते ही रहते हैं। द स्पिरिट ऑफ द क्वाड वॉज प्रेजेंटेड आफ्टर द समिट। तो द स्पिरिट ऑफ क्वाड, और यहाँ पर देखिए, द कॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू पूल देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, लॉजिस्टिक टू रैम्प अप मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये सभी देश क्या है, मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी आगे आए। तो इसको बोला गया द स्पिरिट ऑफ क्वाड, ताकि रीजन में जो है इनकी एक प्रेजेंस दिखाई दे। एक्सपेंडिंग वैक्सीन डिप्लोमेसी, और 2022 तक ये 1 बिलियन तक का जो रोल आउट करना चाहते थे, ये क्वाड देश करना चाह रहे हैं, और ये अपने आप में लैंडमार्क होगा। अब ये मैं आपको कब की बात पढ़ा रहा हूँ, 2020 की। तो ऐसा प्लानिंग था इनका कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। फ्री इंडो पैसिफिक, और यहाँ पर किसी एक की हेजीमनी नहीं होगी, यहाँ पर ये फ्री, ओपन टू एक्सेस टू एनी कंट्री, हेल्दी, और इस प्रकार के शेयर्ड जो वैल्यूज हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया। वर्किंग ग्रुप्स में वैक्सीन्स वगैरह को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, है ना। और उस सब के पीछे कारण क्या था कि भाई सॉफ्ट पावर दिखाकर कुल मिला के चाइना का एक जो प्रेजेंस है उसे कम करना। तो इंडियाज इनिशिएटिव इन इंडो पैसिफिक, तो सागर इनिशिएटिव हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। सागर में क्या है, हम लोग जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, रिम एसोसिएशन आपने देख ही लिया, इसमें भी भारत बहुत अच्छा एक रणनीति प्ले कर रहा है, स्ट्रेटेजी अच्छी प्ले कर रहा है ना। इसके अलावा IPOI, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा लॉन्च किया गया ईस्ट एशिया समिट में जो बैंकॉक में हुआ, है ना। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, और ये सब किसके लिए था, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ मैरीटाइम डोमेन, एंड टू डू दैट 7 पिलर हैव लेड आउट। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग पॉइंट्स रखे गए, कैसे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो सकती है। आपको इंडिया की ईस्ट एक्ट पॉलिसी का भी पता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से क्वाड जो है, एक तरह से क्वाड जो ग्रुपिंग है वो किसके लिए है, मेनली चाइना को कंटेन करने के लिए, और दूसरा आसियान देशों पर इनका, क्वाड कंट्रीज का एक अच्छा प्रभुत्व रहे, है ना, कंट्रोल रहे, और सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन हो सके, बैलेंस्ड अप्रोच हो सके।
तो इसके लिए भारत क्या है अपने लेवल पे, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत ने अपने लेवल पे इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव सेफ्टी के लिए, मिशन सागर, रिम जो ऑपरेशन है उसमें भारत प्ले करता है अच्छा रोल। तो इस तरह से क्या है, और एक और बात क्या है कि भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ट्राई सर्विस थिएटर, जिसमें भारत की आर्मी प्लस नेवी प्लस एयरफोर्स तीनों ही कमांड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लोकेटेड है इस रीजन में। तो अपने आप में ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भारत की बनाता है। तो भारत का जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस पूरे रीजन में बहुत अच्छा है, इसलिए क्वाड के जो ये देश हैं ये भारत को भी अपने साथ लेना चाहते हैं, लेकिन भारत जो है काफ़ी हद तक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है अगेंस्ट चाइना। बिकॉज देखिए कभी भी अपने पड़ोसी नेबर के साथ यदि झगड़ा कर लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, यस और नो। पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया तो यदि आप घर से बाहर निकल रहे हो हर बार आपको नेगेटिव विचार आएंगे उसके बारे में, या बाहर निकलते चेहरा देख लिया। तो इसी तरह से हम लोग कभी एक देश को, जो हमारा पड़ोसी देश है, बिल्कुल 3400 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, वी कैन नॉट डिस्टर्ब, वी कैन नॉट क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट विल बी डिस्टर्बिंग फॉर बोथ द कंट्रीज, और इसीलिए हम लोग बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलते हैं, यस और नो। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स जितने भी हुए हैं उस पर बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्वाड समिट के बारे में समझ में आ गया होगा, क्वाड कैसे काम कर रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस पैक्ट है ना, कि एक दूसरे के अब वो बेसिस को शेयर यूज कर सकेंगे। एक और आर्टिकल था कि इंडिया टाइज विद द सेंट्रल एशिया, और उनकी क्या क्या पावर है, उनकी रीजन में क्या किस किस चीज़ों पर पकड़ है, गैस पर, यूरेनियम पर, राइट। इसके अलावा हमने मिशन सागर के बारे में पढ़ा, जो कि भारत का एक सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए मदद करता है। श्रीलंका के अंदर जो पोर्ट है ईस्टर्न वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल कोलंबो, वो बनाया, और त्रिंकोमाली के ऊपर हमने कवर किया है पॉइंट। इंडिया एंड आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया है दोस्तों वो है यूएस आस्क इंडिया टू ब्लू डॉट नेटवर्क और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो ये दोनों मैंने आपको एक लिंक समझाया दोनों के बीच में, और किस प्रकार से जो क्वाड कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये मिलकर जो है ब्लू डॉट नेटवर्क बनाना चाहती हैं, है ना, चाइना के BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को कंटेन करने के लिए। और इंडिया यूएस डिफेंस डील, जिसमें हमने साइन कर लिया बैका, लिमुआ, कॉमकासा और GSOMIA। तो आई थिंक ये पूरे रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन से आपको एक लिंक क्लियर हो गया होगा, एंड विल मीट सून, डेली बेसिस पर लेक्चर्स आएंगे। सो आई स्टॉप हियर टुडे, आज के लिए मैं यहीं पर रोकता हूँ, एंड थैंक यू सो मच गाइज।